ऑपरेशन हो, पैसा केजरीवाल देगा। यह मुकदमा इसलिए लिखा गया, यह मुकदमा इसलिए लिखा गया कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी है, जो अडानी को ठेका दे दे के महंगी बिजली बेचने का काम करते हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, जो कहते हैं देश की पहली सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, जो कहेगी गरीब के घर में रोशनी तो होगी लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होगी। फ्री बिजली का देने का काम करते हैं केजरीवाल। यह मुकदमा इसलिए लिखा गया, यह मुकदमा इसलिए लिखा गया मेरे दोस्तों कि हर घर में पीने का साफ पानी पहुंचेगा और दूसरी तरफ मोदी जी पानी का ठेका हजारों करोड़ रुपए का अपने दोस्तों को देने का काम करते हैं। यह मुकदमा इसलिए लिखा गया कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, उनकी पार्टी है जो माताओं बहनों की इज्जत नहीं करते, उनकी पार्टी के नेता बलात्कार के मामले में शामिल होते हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो माताओं और बहनों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री करते हैं। इसलिए यह मुकदमा लिखा गया। मोदी जी को लगा अरे भाई हम तो अपनी हिंदू मुसलमान नफरत वाली दुकान चला रहे थे, यह केजरीवाल की राजनीति अगर देश भर में फैल गई तो हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। तो इसलिए मोदी जी ने झूठा मुकदमा बनाया। और क्या है, कोर्ट का आदेश ध्यान से पढ़ लेना और घर घर में जाके बताना। कोर्ट ने कहा, सीबीआई की अदालत ने कहा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ, 23 लोगों के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है जिसके आधार पर इसका ट्रायल चलाया जा सके। लाखों मुकदमे में एक मुकदमे में ऐसा फैसला आता है, ट्रायल के योग्य भी नहीं समझा इस मुकदमे को। लेकिन कल से मैं भाजपाइयों को देख रहा हूं, अरविंद जी कल से भाजपाइयों को देख रहा हूं, छाती पीट रहे हैं बेचारे, छाती पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए गए, मोदी जी ने कहा बहुत सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। भाजपाइयों ने कहा बहुत सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। गोदी मीडिया ने कहा बहुत सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए, कहने लगे मोदी जी के पास कई ट्रक भर के सबूत हैं। अरे अमित शाह तो अपने घर में खोद के सबूत गाड़े हुए हैं, इतना सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। गोदी मीडिया वालों ने कहा केजरीवाल के खिलाफ बहुत 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 सबूत है। फिर जमानत रद्द हुई मनीष सिसोदिया की, बोले देखो जमानत रद्द हो गई, बहुत सबूत है। हाई कोर्ट ने जमानत रद्द की, बोले बहुत सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने की, बोले बहुत सबूत है। सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए, बोले बहुत सबूत है। अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द हुई, बोले बहुत सबूत है। हाई कोर्ट से रद्द हुई, सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुई, बोले बहुत सबूत है। फिर जमानत मिल गई, जमानत मिल गई तो बोले अरे अभी तो जमानत ही मिली है। तो सौरभ भारद्वाज ने कहा कोर्ट से जमानत ही तो मांगी थी, जज साहब अपनी किडनी दे देंगे क्या? बोले बहुत सबूत है। गोदी मीडिया वाले कहते थे अरे इन आम आदमी पार्टी वालों को, या मनीष सिसोदिया को, केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को तो बस चले तो इसी टीवी चैनल पे फांसी दे देना चाहिए, इतना सबूत है। लेकिन जब कल फैसला आ गया, कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल बाइज्जत बरी, मनीष सिसोदिया बाइज्जत बरी, 23 लोग बाइज्जत बरी, शराब घोटाला हुआ ही नहीं। तो भाजपाई कह रहे हैं सबूतों से छेड़छाड़ हो गई, सबूतों से छेड़छाड़ हो गई। मैं कहना चाहता हूं भाजपाइयों, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में कहा जाता है हिकना हिकना, तुम लोग हिकना हो, हिकना।
और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारा नेता नरेंद्र मोदी वो ट्रंप के सामने कठपुतली बन के नाच रहा है, कठपुतली बन के 80 बार बोल चुका पाकिस्तान से सीज फायर ट्रंप ने कराया, तुम्हारे नेता मोदी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। ट्रेड डील करा लिया किसानों के खिलाफ, कॉटन के किसानों के पीठ में छुरा मारा, कपास के किसानों के पीठ में छुरा मारा, ज्वार के किसानों के पीठ में छुरा मारने का काम किया। मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ट्रंप के आगे नरेंद्र मोदी सीकिया पहलवान बन जाते हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दारा सिंह पहलवान बन जाते हैं। तुम्हारी असलियत को देश समझ चुका है। तुम्हारी राजनीति को कूड़ेदान में डालने का काम केजरीवाल के नेतृत्व में हम लोग करेंगे, ये यकीन दिलाना चाहते हैं। और एक बात याद रखना, आज मैं कह के जा रहा हूं, केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, उनकी शुगर लेवल 50 से नीचे चली गई। मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, तमाम तरीके की यातनाएं दी। हमारे साथी सत्येंद्र जैन का 23 किलो वजन कम हो गया, मुझे पकड़ के जेल में डाला, लेकिन एक भी नेता इन गुंडों के सामने न झुका है न झुकेगा, यह यकीन दिलाना चाहता हूं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मोदी जी कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। अरे मोदी जी, तुम विश्व गुरु नहीं हो, तुम गुरु घंटाल हो, गुरु घंटाल। दिन रात खाली झूठ बोल सकते हो, अरविंद केजरीवाल से लड़ नहीं सकते। और ये पीछे से हमला करने वाले, साजिश करने वाले कायरों की तरह राजनीति मत करो। हिम्मत है तो सामने से आके लड़ो। एक एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता तुमको जवाब देगा। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, केजरीवाल की ये पार्टी, आम आदमी पार्टी, और केजरीवाल के कार्यकर्ता आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। और जितनी लड़ाई तुम हमसे लड़ना चाहते हो, सीना तान के तुम्हारे खिलाफ सड़क से लेके संसद तक लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय सिंह जी। जल्दी लगा लीजिए, जल्दी। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड, न्यायालय द्वारा प्रमाणित कट्टर ईमानदार आदरणीय मनीष सिसोदिया जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए मनीष जी का। भारत माता की इंकलाब, वंदे, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत मजा आ गया आज आपको यहां पे देख के भाई और बहनों। पूरी दिल्ली से, पंजाब से यूथ क्लब वाले भी आए हुए हैं, पूरी दिल्ली से आए हुए भाई और बहनों, पंजाब से, गुजरात से, गोवा से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से और भी देश के कई राज्यों से आज कई राज्य हाथ उठा रहे हैं, कई राज्य वाले, छत्तीसगढ़ वाले भी हैं। पूरे देश से आज अरविंद केजरीवाल के लिए, अरविंद केजरीवाल के हौसले को सलाम करने के लिए आज पूरे देश से केजरीवाल के सेनानी यहां पे इस मैदान में आए हुए हैं। जंतर मंतर के उसी मैदान में आए हुए हैं जहां से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था।
जहां से आम आदमी पार्टी पैदा हुई थी, इसी ऐतिहासिक जगह से पैदा होके, इसी ऐतिहासिक जगह से पैदा होके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ऐतिहासिक काम किए, पंजाब में ऐतिहासिक काम किए। 13 साल के अंदर अंदर दिल्ली, गुजरात, पंजाब, गोवा तक एमएलए खड़े कर दिए। ये एक ऐतिहासिक पार्टी इसी ऐतिहासिक मैदान से जंतर मंतर के इसी गोपाल राय जी ने कहा, इसी नीम के पेड़ के नीचे आम आदमी पार्टी पैदा हुई जिसने इतने ऐतिहासिक काम किए। लेकिन काम तो ऐतिहासिक किए। आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक झूठे आरोप भी इसी पार्टी के नेताओं पे लगाए गए। सबसे ज्यादा ऐतिहासिक साजिशें आपकी ऐतिहासिक पार्टी ने झेली। सबसे ज्यादा साजिशें, झूठ, सबसे ज्यादा प्रताड़ना अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम ने झेली। ऐतिहासिक पार्टी ने ऐतिहासिक काम किए और ऐतिहासिक झूठ का सामना किया, ऐतिहासिक साजिशों का सामना किया, ऐतिहासिक प्रताड़नाओं का सामना किया। लेकिन एक और इतिहास रचा, बहुत ऐतिहासिक रूप से पाक साफ होके, कोर्ट सर्टिफाइड पाक साफ होके आपकी पार्टी आज फिर से जंतर मंतर पे खड़ी हुई है। खाली ये नहीं है कि किसी राजनीतिक मंच से आज कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। संविधान के द्वारा बनाए गए कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। कहते हैं ना कि काजल की कोठरी में कैसे ही सयान हो जाए, एक लीक तो लगी जाती है, एक काला धब्बा तो लगी जाता है। लोग कहते थे राजनीति ऐसी काजल की कोठरी है, जहां से गुजरोगे, जहां से घुसोगे तो एक ना एक धब्बा तो लगी जाता है। लेकिन सलाम है अरविंद केजरीवाल की उस राजनीति को जो काजल की कोठरी से नहीं, इनकी काल कोठरी से भी निकल आए, लेकिन एक काला धब्बा नहीं लगा पाए। एक धब्बा नहीं लगा अरविंद केजरीवाल पर, एक धब्बा नहीं लगा अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर, अरविंद केजरीवाल की सरकार पर और अरविंद केजरीवाल जी की टीम पर। काजल की कोठरी से भी पाक साफ निकल के आई आज हमारी पार्टी। एक जरूरी बात लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज। मेरे दादा फौजी थे, भारत की फौज में रहे। मेरे पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे। मेरे नाना जी फ्रीडम फाइटर थे। मेरे घर में देशभक्ति का माहौल था। मैंने पत्रकारिता में भी देशभक्ति के भावना से काम किया। हमेशा सोचता था मैं, मेरे दादा ने, मेरे नाना ने, मेरे पिता ने मेरे अंदर देशभक्ति का जज्बा भरा। केजरीवाल जी ने उस देशभक्ति को रास्ता दिखाया और मुझे लगता रहा कि अगर देश के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे तो देशभक्ति होगी। मुझे लगता था कि देश के लिए अच्छे अस्पताल बनाएंगे तो देशभक्ति होगी। देश के नौजवानों को नौकरियां दिलवाएंगे तो देशभक्ति होगी। देश के व्यापारियों का व्यापार आगे बढ़ेगा, सरकार ऐसे काम करेगी तो देशभक्ति होगी। लेकिन आज 10 साल के राजनीतिक अनुभव के बाद और इन सारे अनुभवों से गुजरने के बाद इस जंतर मंतर की जमीन से मैं कह रहा हूं कि स्कूल बनाना देशभक्ति है, अस्पताल बनाना देशभक्ति है, नौकरियां दिलाना देशभक्ति है, व्यापारियों का व्यापार बढ़ाना देशभक्ति है। लेकिन आज की तारीख की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी से भारत को मुक्त कराना भी देशभक्ति है। नरेंद्र मोदी के अत्याचार से भारत को मुक्त कराना भी आज हमारी देशभक्ति है। और हम अपनी इसको देशभक्ति की परिभाषा में रखें, इसको हमको देशभक्ति की परिभाषा में जोड़ना पड़ेगा। सत्ता की हवस में डूबे हुए चौथी पास राजा की सत्ता की हवस से देश को मुक्त कराना आज हमारी देशभक्ति है। सत्ता में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी सत्ता की हवस के लिए ईडी का दुरुपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए, सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए, दिल्ली पुलिस का उपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए,
सारी संस्थाओं का दुरुपयोग, पूरी की पूरी सरकार का दुरुपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए। इनको हटाना देशभक्ति है कि नहीं है? तैयार हो? हमको ऐसा चौथी पास राजा अपने प्रधानमंत्री के रूप में नहीं चाहिए जो सीबीआई ईडी का दुरुपयोग बन के सत्ता में बना रहना चाहता हो। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो अमेरिका दबाव डाले तो पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दे। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो चाइना हमारी जमीन में घुसा है और वो आंख बंद करके बैठ जाए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो अमेरिका का राष्ट्रपति भारत को गाली देता रहे और वो जबान बंद करके मौन में बैठ जाए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमको हिम्मत वाला, पढ़ा लिखा, ईमानदार, दूरदर्शी और कट्टर ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए। कट्टर ईमानदार नेता चाहिए हमें प्रधानमंत्री के रूप में। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो हवाई जहाज से उतरते उतरते खीसे नहीं पड़ता, ही करता घूमे सारी दुनिया में। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जिसके बारे में दुनिया में दलाल कहना शुरू कर दें कि हम तो इसको जब चाहें जहां जिसके सामने नचवा देते हैं। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो इस देश में स्कूलों की बात करे, जो इस देश में अस्पतालों की बात करे, रोजगार की बात करे, व्यापार की बात करे। कौन है ऐसा नेता जो ये सब कर सकता है? कौन है? जोर से बताओ। इसी जंतर मंतर से आवाज उठानी है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना देशभक्ति है और केजरीवाल जी को सत्ता में बिठाना देशभक्ति है। लेकिन खाली अभी तक भी नहीं हुआ। आप सबने गली गली में मेहनत की है, हिम्मत दिखाई है, तब अरविंद केजरीवाल सत्ता तक पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी जी ने झूठी मनोहर कहानियां लिख के केजरीवाल जी को सत्ता से हटाया। सबको दोबारा हिम्मत से काम करना पड़ेगा, मेहनत से काम करना पड़ेगा। तैयार है? खून पसीना बहाना पड़ेगा। तैयार है? हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, साहस से काम लेना पड़ेगा। तैयार है? इनकी सीबीआई और ईडी से टकराना पड़ेगा। तैयार है? हिम्मत है? जोर से बोलो, हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है। तो केजरीवाल जी, ये देश की जनता की हिम्मत आपके साथ खड़ी है। केजरीवाल तुम संघर्ष करो, केजरीवाल संघर्ष करो, केजरीवाल आगे बढ़ो, केजरीवाल आगे बढ़ो। आज के इस मंच से मैं यही कहना चाहता हूं कि आज से इस देश के हर देशभक्त का, जो अपने देश के लोगों से प्यार करता है, एक ही सपना होना चाहिए, नरेंद्र मोदी को हटाना है, केजरीवाल को। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। भारत माता की। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। अब मैं निवेदन करूंगा वीडियो के माध्यम से पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी से, जो अभी नेचुरोपैथी सेंटर में हैं, पर उन्होंने कहा कि हम इस अपने लोगों को संबोधित करेंगे, तो हम उनसे निवेदन करेंगे, टीम से निवेदन करेंगे कि एक बार मान साहब को जोड़ दें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, और बहुत बहुत बधाई हो जो परसों एक ऐतिहासिक दिन जो राजनीति में माना जाएगा, भारत की राजनीति में जो सच की जीत हुई, उसके लिए मैं सारी जितनी भी आम आदमी पार्टी की टीम है, जिन्होंने पर्दे के पीछे काम किया, पर्दे के आगे काम किया,
तो उनको सबको मैं बधाई देना चाहता हूं इस बहुत बड़ी जीत पर जो न्यायालय से हमें मिली है। अरविंद केजरीवाल साहब बैठे हैं, गोपाल राय जी बैठे हैं, मनीष सिसोदिया जी बैठे हैं, सौरभ भारद्वाज जी बैठे हैं और संजय सिंह जी अभी बोल के गए हैं, और जितनी भी दुर्गेश भी नजर आ रहे हैं, सभी जितने भी आम आदमी पार्टी की टीम की जो रीढ़ की हड्डी है वो सब बैठे हैं। सबको मैं बधाई देता हूं और सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, कैसा संयोग है कि जब भी आम आदमी पार्टी पर कोई मुसीबत आन पड़ती है तो आम आदमी पार्टी दुगनी चौगनी होकर उस मुसीबत से उभरती है। और पता नहीं क्यों कुदरत, पता नहीं क्यों भगवान हमें उसी पेड़ के नीचे ले आता है जो आम आदमी पार्टी का बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है, इसी जंतर मंतर पर ले आता है भगवान। ये प्रोग्राम, ये आज का जो प्रोग्राम है, ये पहले से ही तय था, लेकिन जज साहब का फैसला ऐसा आ जाएगा ये हमें पता नहीं था। तो आज हम लोगों को एक मौका मिला है ये बताने का पूरे देश को कि सच सच ही होता है। सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा एक होता है कि उसको एक बार बोलकर दोबारा याद नहीं रखना पड़ता। जहां भी बोलोगे सच ही बोलोगे। झूठों को याद रखना पड़ता है कि पिछली बार क्या कहा था, अब इस साल क्या कहें। कई बार वो जीएसटी का विरोध कर चुके हैं, बाद में जीएसटी लगानी पड़ गई। कितने फैसले हैं मोदी जी जिनका विरोध करते थे, बाद में उन्हीं को बदलना पड़ गया अपने फैसलों को। पहले झूठ बोलते थे, तेल की कीमतों पर बोलते थे मोदी जी कि इतनी बढ़ गई हैं, अब अभी तेल की कीमतें उससे भी ज्यादा बढ़ गई, अब कह रहे हैं ये मास्टर स्ट्रोक है। तो ये जो आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई थी, जहां जिस पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे गोपाल भाई भी इसका जिक्र कर रहे थे, उसी जगह पर आकर हम आज फिर एक बार ये प्रण करते हैं कि देश की राजनीति को बदलने आए हैं, देश की राजनीति में ईमानदारी भरने आए हैं। देश की राजनीतिक पार्टियों का मैनिफेस्टो जो नफरत और धर्म की बातों से भरा रहता था, उसमें हर पार्टी के मैनिफेस्टो में स्कूलों की बात, अस्पतालों की बात, बिजली की बात, रोजगार की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, ये बातें अरविंद केजरीवाल जी ने लिखने पर मजबूर किया है दूसरी पार्टियों को। नहीं तो धर्म और जाति के सिवा और कुछ करते ही नहीं थे। तो अरविंद केजरीवाल जी हमारे लीडर हैं और उन्होंने बता दिया है कि अगर कुछ भी तय कर ले इस देश का नागरिक, इस 140 करोड़ अगर तय कर ले कि ये काम करना है तो हो जाता है। भगवान साथ देता है, सच्चे लोगों का भगवान साथ देता है। तो आज इस मौके पर मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि ये सारे देश में, पूरे देश में जाकर हमें बताना होगा, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों, मित्रों को आप भी फोन करिए कि भाई ये सच की जीत हुई है। कैसे इन्होंने षड्यंत्र रचा। साहब को किसी ने जाके बोल दिया जी अस्पताल बहुत अच्छे हैं, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अस्पताल सरकारी बहुत अच्छे कर दिए, तो प्राइवेट वाले अस्पताल वाले जिनसे हमारा धंधा चलता है वो हम पर प्रेशर डाल रहे हैं जी, हमारे पास तो कोई आ ही नहीं रहा, हमारे जैसा इलाज तो सरकार ने फ्री कर दिया है दिल्ली के अस्पतालों ने। तो साहब ने पूछा होगा ये किसने बनाए, सतिंदर जैन ने, सर अंदर कर दो। सतिंदर जैन अंदर कर दिए। फिर किसी को बोला, साहब के पास कोई आया, साहब ने मोदी जी को किसी ने बोला कि जी स्कूल बहुत अच्छे हो रहे हैं दिल्ली के, लोग प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकालकर सरकारी में दाखिले दिलवा रहे हैं। सर प्राइवेट स्कूल वालों से जिनसे हम चंदा लेते हैं, फंड लेते हैं, वो कह रहे हैं किस बात का फंड दें, सारे बच्चे तो उधर जा रहे हैं, पढ़ाई एक जैसी हो गई, उधर फीस माफ है, हमें कोई फीस कौन देगा। तो मोदी जी ने पूछा होगा किसने बनाए, मनीष सिसोदिया ने, अंदर कर दो, जेल में डाल दिया जी। उसके बाद
किसी ने कहा होगा जी अरविंद बिजली फ्री कर दी है और लोगों को आम आदमी क्लिनिक मिलने लगे हैं, लोगों को दवाई फ्री मिल रही है, बिजली फ्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पुल पे पुल बन रहा है, ये बजट बहुत 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ पर चला गया है। तो सर इलेक्शन में हमें जाना मुश्किल हो जाएगा, किस मुंह से जाएंगे? तो मोदी जी ने कहा होगा कोई घोटाला ढूंढकर अरविंद केजरीवाल को भी अंदर कर दो, उसकी टीम को अंदर कर दो, अंदर कर दिए सारे। तो लेकिन पेशी भुगतना बहुत मुश्किल है। हमारे देश में जो सजा होती है वो शायद इतनी कड़ी नहीं होती, लेकिन तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बहुत मुश्किल होती है, वही सजा होती है असल में। बहुत तारीखें भुगती अरविंद जी। जिस वक्त सारी पार्टी का थिंक टैंक अंदर था, आप पांचों नेता अंदर थे, मुझे पता है कि उन दिनों में जालंधर का बाई इलेक्शन आ गया और कोई भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो थी हमारी, उसमें सारे जेल में थे, मुझे पता नहीं चल रहा था कि अब कैसे करें क्या करें। फिर भी हम बी टीम जो हमारी थी, हमारा बैकअप टीम थी, उनके साथ मिलकर काम चला रहे थे। आपके साथ मुलाकातें भी हुई, आपने कहा कोई नहीं भगवान साथ देगा, आप दिल से लड़ो और लोगों के पास जाते रहो, लोगों के दरवाजे खटखटाओ। हमने दरवाजे खटकाए और हमने जालंधर की बाई इलेक्शन भी और दूसरी एमपी की सीट भी बड़े मार्जिन से जीती सर, बड़े मार्जिन से जीती। उससे हमारा भी हौसला बढ़ा कि आप लोग भले ही जेल में हो, लेकिन आप जेल में जब मैं मुलाकात के लिए आता था तो आप यही पूछते थे पंजाब का क्या हाल है, पंजाब के लोगों का क्या हाल है, बिजली फ्री मिल रही है ना, पानी का काम चल रहा है ना खेतों के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। करप्शन जो करते हैं उनको सबको अंदर कर दो, जो जिसकी भी रिपोर्ट आए अंदर कर दो। हमने देश को सुधारना है। जेल तो क्रांतिकारियों के लिए घी जैसे ही काम करती है। जब भगत सिंह जी को जेल हुई, उससे पहले जब असेंबली में बम फेंकने आना था तो भगत सिंह का नाम नहीं था सर बम फेंकने वालों की लिस्ट में। भगत सिंह ने जब लिस्ट पढ़ी तो उसने नीचे अपना नाम लिख लिया। तो चंद्रशेखर यादव जो के नौजवान सभा के प्रधान थे, तो उन्होंने कहा भगत क्या कर रहे तुम, क्या हो गया तुझे? आपको पता है कि ये नाम जो आपने लिखा है आप खुद ही, हमने गिरफ्तारियां देनी है इन लोगों ने, आप पर सांड्रस के कत्ल का मुकदमा चलता है, तुझे लाहौर ले जाएंगे और फांसी हो जाएगी। तो भगत सिंह ने कहा पंडित जी मुझे पक्का पता है, मुझे पकड़ के ले जाएंगे, लाहौर ले जाएंगे, 302 का मुकदमा कर देंगे, लेकिन पार्टी, हमारी नौजवान सभा पार्टी की थोड़ी लहर मट्ठी पड़ गई है, थोड़ी पार्टी को उभरने की जरूरत है, पार्टी की लहर को, पार्टी के कामों को। तो इनमें से अंग्रेजी सिर्फ मैं ही बोल सकता हूं, जितने भी बम फेंकने जा रहे हैं उनमें अंग्रेजी सिर्फ मैं ही बोल सकता हूं। मैं वकील नहीं करूंगा, मैं खुद वकील बनूंगा, अंग्रेजी में मैं बहस करूंगा और मीडिया को कोर्ट में बुलाएंगे, मीडिया को कोर्ट में बुलाएंगे तो वो जो मैं बहस करूंगा वो छपेगी और बाहर प्रिंट मीडिया में जाएगी, इससे हमारी पार्टी को बूस्ट मिलेगा। सर वही हुआ और पूरे देश में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की धूम मच गई कि कैसे कमाल के नौजवान हैं जो देश के लिए अपनी जवानी दांव पर लगा रहे हैं। सर हिस्ट्री रिपीट कर रही है अपने आप को। आपने भी जेल से हमें ऐसे ही मैसेज दिए थे कि भगवान झुकना नहीं है, इनके सामने झुकना नहीं है, जो एक्शन लेना है इनके खिलाफ लेना है ले लो, लेकिन झुकना नहीं है। आम आदमी पार्टी और बड़ी बन के निकलेगी। सर कल परसों जब फैसला आया तो आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन के निकली है। मैं अभी बेंगलोर में हूं, मुझे लोग बधाई देके जाते हैं कि बधाई हो जी, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। ये पब्लिक के मुंह की जुबान की बात है सर कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आप जो दरिया होते हैं सर, दरिया को कोई नक्का नहीं लगता, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। मैं कहना चाहता हूं मोदी साहब, अमित शाह जी, सुनोगे कभी तो सुनोगे ये हमारी खबर। वैसे तो आप खबरें हमारी आने नहीं देते, लेकिन सुन तो लोगे कभी ना कहीं कि किराएदार हैं ये जो गद्दी पर बैठे हैं ना, देश की गद्दी पर, इनको मैं कहना चाहता हूं किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, करतार सिंह सराभा, अशफाक उल्लाह, सभी का खून है। किराएदार हैं
ये जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है। यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कुर्बानियां देने के लिए पंजाबी आगे आए, 90% कुर्बानियां हमारी हैं। और पंजाब का आप आरडीएफ का पैसा रोक लेते हैं, 8,000 करोड़। पंजाब को जीएसटी का पैसा नहीं देते। पंजाब में बाढ़ आई, ऐतिहासिक बाढ़ आई, 1600 करोड़, महज 1600 करोड़ अनाउंस किया, वो 1600 करोड़ में से 16 पैसे भी नहीं दिए अब तक। और आप पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और पंजाबियों को, मतलब मैं तो यहां तक भी कह देता हूं कि आपका बस नहीं चलता। जितना पंजाब विरोधी, जितना आम आदमी पार्टी के विरोधी आप बन चुके हैं, आप साइकोलॉजिकली इतना आपको डर लग रहा है। सपने में भी आम आदमी पार्टी झाड़ू आता होगा कि जिस तरीके से आप पंजाब की सरकार का विरोध कर रहे हो, जिस तरीके से पंजाबियों का विरोध कर रहे हो, ये तो गनीमत है कि आपका बस नहीं चलता। वरना राष्ट्रीय गीत जो जनगण मन है, उसमें से भी पंजाब निकाल सकते हो आप कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा ना लिखो, यूपी सिंध गुजरात मराठा कर दो इसको। ये तो बस नहीं चलता सर। और खून है हमारा इस मिट्टी में, इस देश को याद करवाने के लिए खून हमारा लगा है सर। जब भी दुश्मन की पहली गोली आती है, सीने पंजाब के तने होते हैं सर, सरहदों पर। और आप लोग हमें कहते हो कि पंजाबियों को पीछे कर दो, पंजाबियों को ड्रग में ले जाओ, पंजाबियों को ये कर दो, पंजाबियों को इनका ये रोक लो, वो रोक लो। ऐसे नहीं चलेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो मैं यही कहूंगा, जो मेरे पंजाब से मेरे वित्त मंत्री साहब बैठे हैं, पंजाब से मेरे एमपी बैठे हैं, सर पंजाब हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। और जिधर पंजाब चलता है ना, देश उधर ही चलता है सर। जब देश को अनाज की कमी हुई, हरा इनकलाब पंजाबियों ने मिट्टी में से सोना उगा दिया सर, देश के भंडार जो है भर दिए। जब पंजाब को आजादी की जरूरत थी, देश को आजादी की जरूरत थी, पंजाबी आगे आए, 90% कुर्बानियां दी और देश आजाद करवाया सर। तो जब आम आदमी पार्टी का भी, पहले आम आदमी पार्टी का जो पेड़ आपने लगाया था देश में, उसमें सबसे पहले 4 हरे रंग के पत्ते पंजाबियों ने ही दिए थे सर। अभी भी पंजाब में सरकार है, आपको 2027 में भी प्रचंड बहुमत से सेंचुरी लगाकर आपको जो है इसका ये तोहफा देंगे हम। और मैं यही कहना चाहूंगा कि झूठों ने झूठों से कहा, बीजेपी वाले आपस में बोल रहे होंगे, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो। घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले सभी अपने थे, गंगा मैया डूबने वाले सभी अपने थे। ये कश्ती में छेद किसने किया है, सच बोलो। तो सच बोलने की कीमत तो चुकानी पड़ती है, लेकिन सच का सूरज कभी छुपता नहीं है सर। और बादलों में छुपकर सूरज वो ऐसे रहता नहीं है, वो निकल ही आता है। अरविंद केजरीवाल साहब, मनीष जी और जितने भी हमारी टीम बैठी है, पंजाब की तरफ से हम आपको एक चट्टान जैसा हौसला देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप लोग आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और पंजाबी जब भी देश पर कोई भीड़ पड़ी है, पंजाबी सबसे पहले आगे आते हैं। दुनिया में जब कोई आफत आ जाए, चाहे वो तुर्की में भूकंप आ जाए, चाहे श्रीलंका में सुनामी आ जाए, चाहे नेपाल में बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन रेड क्रॉस की टीम वहां पहुंचे ना पहुंचे, पंजाबियों का, गुरु नानक देव जी का लंगर जो है वो सबसे पहले शुरू हो जाता है सर। तो हम लोग सर्वत्र का भला मांगने वाले लोग हैं, हम लोग कुर्बानियों वाले लोग हैं। गुरु तेग बहादुर साहब का 350वां आप लोगों ने जिस तरीके से शिद्दत से दिल्ली में भी मनाया, उसके लिए सैल्यूट करते हैं सर हम आपको। और हम लोग हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, कश्मीरी पंडितों की आबरू इज्जत बचाने के लिए गुरु साहब ने कुर्बानी दी है। तो हम लोग हमेशा सच के साथ खड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि दोनों हाथ ऊपर करके अगर 2 नारे लग जाएं इस बात पे, जंतर मंत्र के ये पेड़ भी खुश हो जाएंगे कि ये हमारे नीचे इनकी पार्टी पैदा हुई थी हमारी छांव में, अब ये भी एक पेड़ बन चुके हैं, ये भी फल और फूल जो है खिलने लगे हैं। दोनों हाथ ऊपर करके अगर इनकलाब जिंदाबाद के 2 नारे, इनकलाब इनकलाब, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, जीते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब। आप बेंगलोर में हैं, नेचुरोपैथी के लिए गए हैं, पर जब कट्टर ईमानदारों का मंच सजा तो आपने कहा कि हम यहां से संबोधित करेंगे। आपका दिल के गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक बार खड़े होकर नारा लगाएंगे सब लोग अपने स्थान से। पढ़ा लिखा दमदार है, पढ़ा लिखा दमदार है, पढ़ा लिखा दमदार है, पढ़ा लिखा दमदार है। भ्रष्टाचार का एक ही काल। अरविंद जी संघर्ष करो, अरविंद जी संघर्ष करो, अरविंद जी संघर्ष करो। निवेदन करूंगा पढ़े लिखे दमदार और कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी से कि आए और हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। आज देश के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा सत श्री अकाल। पूरे देश भर से आज ढेरों हजारों की संख्या में साथी यहां पे जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं। मंच पे बहुत सारे हमारे साथी बैठे हुए हैं, दिल्ली से, गुजरात से, गोवा से, पंजाब से, हरियाणा से, आगे भी सामने छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, परसों दिल्ली की एक अदालत ने हमारे बहुत सारे बस मार्शल साथी भी आए हुए हैं, डीटीसी के कंडक्टर, ड्राइवर, डिम्स के निकाले हुए कर्मचारी, मोहल्ला क्लिनिकों के निकाले हुए कर्मचारी, आप सब लोगों की मैं बात करूंगा। थोड़ा सा सब लोग पेशेंस रखिए। अभी आप लोगों ने अपने कागज भेजे, मुझे आपके कागज मिल गए हैं। आप चिंता ना करो, बीजेपी ने पूरे देश के साथ धोखा किया, केवल आपके साथ धोखा नहीं किया। उसकी सबकी बात करेंगे अभी। दोस्तों, परसों दिल्ली की एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। दिल्ली के लोगों के पक्ष में, देश के लोगों के पक्ष में। मैं दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सोच के देखो, आज देश में ऐसा माहौल है, इतना डर का माहौल है, इतने डर के माहौल में जज साहब ने इतना धाकड़ फैसला सुनाया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ जज साहब का शुक्रिया अदा कर दीजिए। पिछले 4 साल से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने षड्यंत्र रच के दिल्ली के लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत दुखी करा। उन दोनों ने, मोदी जी ने और अमित शाह ने षड्यंत्र रच के बोले तुम्हारा बेटा चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने शराब घोटाला करा है,
केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया। सवेरे से शाम तक मीडिया में डिबेट चलते थे, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल चोर है। लोगों को बहुत दुखी करा। जज साहब ने फैसला सुनाया है, मोदी जी आप झूठ बोल रहे हो, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। जज साहब ने फैसला सुनाया है, कोई सबूत नहीं है। जज साहब ने फैसला सुनाया है, पूरा केस फर्जी है। यह जज साहब का फैसला एक बार 600 पेज का फैसला है, कोई ऐरा गैरा फैसला नहीं है। पढ़ के देखो आप लोग, ऐतिहासिक फैसला है। कई वकील बोल रहे हैं कई सदियों के बाद ऐसा फैसला लिखा जाता है। मोदी जी और अमित शाह जी आम आदमी पार्टी को ठिकाने लगाने के लिए इस पूरे केस को खुद पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मॉनिटर कर रहे थे। केजरीवाल छूटना नहीं चाहिए, मनीष सिसोदिया छूटना नहीं चाहिए, सतिंदर जैन छूटना नहीं चाहिए, संजय सिंह छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने पर्सनली मॉनिटर किया। यह जज साहब का फैसला मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी की गाल पे जोरदार तमाचा है। लेकिन दोस्तों, आज मैं अपनी बात करने नहीं आया आपके बीच में, आज मैं देश की बात करने के लिए आया हूं। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। आई लव माई इंडिया। मैं भारत से बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। दोस्तों, मेरे को याद है जब मैं आईआईटी में पढ़ता था, आईआईटी में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, पढ़ने में अच्छा होता था मैं, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। मैं चाहता तो अमेरिका जा सकता था पढ़ाई के लिए, मैं चाहता तो नौकरी करने अमेरिका जा सकता था। मेरे बहुत सारे साथी अमेरिका चले गए। लेकिन उस टाइम मेरे मन में ख्याल आया कि देश का बहुत बुरा हाल है। अगर हम सारे पढ़े लिखे लोग पढ़ पढ़ के, आईआईटी से पढ़ पढ़ के, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ पढ़ के अगर अमेरिका चले जाएंगे तो अपने देश को कौन संभालेगा, अपने देश को कौन ठीक करेगा। मैं अमेरिका नहीं गया, मेरे अच्छे नंबर थे, मैं अमेरिका की बेस्ट यूनिवर्सिटी में जा सकता था, मैं अमेरिका नहीं गया, मैं भारत में रहा। जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया, मेरे को याद है सबसे पहला केस मेरे सामने आया, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स था। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, उसने अपना केस करवाया और उसके बाद मेरे से कहता है, सर सेवा बताइए। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? बोला जी कितने पैसे लगेंगे? मैंने कहा मैं रिश्वत नहीं लेता। बोला जी देखो, मैं तो ले आया आपके नाम के पैसे, आप नहीं लोगे तो मैं ही रख लूंगा। दोस्तों, धीरे 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 पूरे डिपार्टमेंट में फैल गया कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, एक नया पैसा नहीं लेता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पूरे डिपार्टमेंट के लोग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे ईमानदारी की कस्में खाया करते थे। फिर किस्मत ने मेरे को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना दिया। 10 साल मुख्यमंत्री रहा मैं। 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो मेरे से नफरत करते हैं, पता नहीं क्यों नफरत करते हैं, मैंने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे खिलाफ पता नहीं कितनी इंक्वायरी कराई, सारी इंक्वायरी करा ली, एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं मिला 10 साल के अंदर। आज मैं चैलेंज करता हूं, 10 साल मुख्यमंत्री था, कितनी फाइलों पे साइन करे थे? कोई एक ठेकेदार, कोई एक दिल्ली सरकार का वेंडर खड़ा होके कह दे केजरीवाल ने पैसे मांगे थे। दोस्तों, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ईमानदारी कमाई है, देश से प्यार करता हूं। आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री। मैं भारत से प्यार करता हूं। तो जब कोई देश से गद्दारी करता है, जब कोई देश का अपमान करता है, तो खून खौल उठता है। दोस्तों, 2014 में
लोगों ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आके, याद करो कांग्रेस के कभी 2G, कभी कोयला घोटाला, कभी ये घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, लोग परेशान हो गए थे कांग्रेस से। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आके 2014 में लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि अब देश बदलेगा, मोदी जी कुछ करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 12 साल हो गए मोदी जी को, कुछ मिला आपको? जिंदगी सुधरी आप लोगों की? क्या मिला आप लोगों को? इन ना अच्छी सड़कें हैं, ना पीने का पानी है, ना सीवर है, ना 24 घंटे बिजली है, हवा में पोल्यूशन है। इन 12 साल में इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया देश का। आज एयरलाइन सेक्टर बर्बाद है, आज रेलवे बर्बाद है, आज बैंक बर्बाद है, आज शिक्षा व्यवस्था बर्बाद है, आज अस्पताल बर्बाद है, आज हर सेक्टर बर्बाद है, गांव बर्बाद है, सब कुछ बर्बाद है। हवा में सांस लेने लायक नहीं बचे। 12 साल में इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, एक बच्चा आया मेरे पास, बोला जी पिछले 12 साल में मोदी जी जो हर रोज परीक्षा पे चर्चा करते हैं, 12 साल से मैंने उनकी सारी परीक्षा पे चर्चा सुनी है। 12 साल के बाद जब मैं बड़ा हुआ, कंपटीशन के पेपर देने गया, बोला पेपर लीक हो गए। बोले मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं ये नौटंकी बंद करो, परीक्षा पे चर्चा, ये पेपर लीक बंद करा दो बस। आप नौटंकी बाज है, एक नंबर के, केवल नौटंकी करनी आती है। परीक्षा पेपर चर्चा, अरे पेपर लीक हो रहे हैं पूरे देश में, चारों तरफ बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और ये परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। दोस्त, आप में से बहुत सारे लोग दुबई गए होंगे, अमेरिका गए होंगे, जर्मनी गए होंगे, फ्रांस गए होंगे, टोक्यो गए होंगे। कितनी शानदार सड़कें हैं वहां की। 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ियां दौड़ती हैं, 140, 150, 160 किलोमीटर की। और गुजरात में चले जाओ, मेरा तो आजकल गुजरात बहुत आना जाना होता है। अमेरिका में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, टोक्यो में, पेरिस में 150 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी दौड़ती है। गुजरात में 30 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी दौड़ती है। गुजरात में मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप राजकोट से, मैं अभी गया था, राजकोट से जूनागढ़ 104 किलोमीटर है। 104 किलोमीटर जाने के 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे। 30 किलोमीटर की स्पीड से, क्यों? गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे। अरे सारी दुनिया चांद पे पहुंच गई, इनसे 12 साल में सड़कों के गड्ढे नहीं बढ़े गए। सारी दुनिया चांद पे पहुंच गई, ये अभी तक सीवरों के ढक्कन लगाते रह गए। सीवर के ढक्कन नहीं लगे इन लोगों से अभी तक। अभी आएंगे, दिल्ली पे भी आएंगे, चिंता ना करो। आप किसी देश में चले जाओ, किसी भी लंदन चले जाओ, टोक्यो चले जाओ, पेरिस चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ, कितने साफ सुथरे शहर हैं उनके। एक जरा सा मिट्टी का तिनका नहीं मिलता। वो छोड़ो, आप गरीब देशों में चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ, भूटान चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, रवांडा चले जाओ, वियतनाम चले जाओ, साफ सुथरे शहर हैं। इनसे 12 साल में हमारे शहरों की सफाई नहीं हुई मोदी जी से। लानत है इनके ऊपर। 2014 तक बीजिंग में हमसे ज्यादा पोल्यूशन होता था। इतना पोल्यूशन था, इतना पोल्यूशन था। 12 साल में बीजिंग ने अपना पोल्यूशन खत्म कर दिया। आज पूरे उत्तर भारत के अंदर सांस लेना मुश्किल हो रहा है। एक के बाद एक सारे शहरों में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इनसे पोल्यूशन ठीक नहीं हुआ। दोस्तों, कहते हैं हम विकसित भारत बनाएंगे। अरे विकसित भारत छोड़ो, रहने लायक भारत तो बना दो, कम से कम सांस तो ले लें। मोदी जी कहते हैं केजरीवाल भ्रष्ट है, कोर्ट ने कह दिया केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो? खत्म करना चाहते हो? मैं बताता हूं भ्रष्टाचार कहां है। हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। गुजरात के अंदर
20,000 करोड़ रुपए का कोकेन हीरोइन पकड़ा गया। मोदी जी हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। गुजरात के अंदर 30,000 करोड़ रुपए की नकली दारू बिकती है हर साल। मोदी जी हिम्मत है तो बंद करके दिखाओ। आपने अपने दोस्त को 1,000 एकड़ जमीन, अरबों खरबों रुपए की 1,000 एकड़ जमीन 1 रुपए में दे दी। हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ मोदी जी। मोदी जी ब्रिजेस का, पुल का उद्घाटन करके आते हैं। कितनी बार होता है सड़क का उद्घाटन करे हुए 1 महीना नहीं होता, ब्रिज गिर जाता है, सड़क टूट जाती है। मोदी जी हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। आप पूरे देश में पेपर लीक कर रहे हैं, मोदी जी हिम्मत है। मोदी जी एक्शन नहीं लेंगे, किसी में एक्शन नहीं। क्यों? या तो मोदी जी खुद उस घोटाले में शामिल है, या उनकी पार्टी के लोग शामिल हैं, या उनके दोस्त शामिल है उन घोटालों के अंदर। भ्रष्टाचारी मैं नहीं हूं, भ्रष्टाचार मोदी जी खुद कर रहे हैं दोस्तों। इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, इनको जेल में नहीं डालेंगे। किसको जेल में डालेंगे? सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक को जेल में डालेंगे, महराज मलिक को जेल में डालेंगे, नरेश बाल्यान को जेल में डालेंगे, केजरीवाल को जेल में डालेंगे, मनीष सिसोदिया को जेल में डालेंगे, संजय सिंह को जेल में डालेंगे। इन लोगों को जेल में डालते हैं। कौन है सोनम वांगचुक? बहुत बड़ा वैज्ञानिक है दोस्तों, बहुत बड़ा वैज्ञानिक। उसको तो पद्म श्री मिलना चाहिए, पद्म भूषण मिलना चाहिए दोस्तों। बच्चों की, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए उसने पता नहीं क्या क्या काम नहीं किया सोनम वांगचुक को, उनको जेल में डाल दिया। मोदी जी सोनम वांगचुक से डरते हैं। क्यों डरते हैं? जब कोई तानाशाह पढ़े लिखे वैज्ञानिकों से डरना चालू कर दे तो समझ लो उसका अंत आ गया तानाशाह। एक दिन मोदी जी संसद नहीं गए। पूछा क्यों नहीं गए? बोले महिलाएं सारी मेरे को पीटेंगी। पढ़ा था अखबार में आप लोगों ने? बोले अरे मोदी जी आपको महिलाओं से डर लगने लग गया। संसद में नहीं गए, बोले मेरे को सारी महिलाएं पकड़ के पीटेंगे। आपको सोनम वांगचुक से डर लगता है, आपको महिलाओं से डर लगता है, आपको केजरीवाल से डर लगता है, आपको ट्रंप से डर लगता है, आपको अमेरिका से डर लगता है। अरे डर डर के कितना जियोगे मोदी जी, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ। मुझे गिरफ्तार करके मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बड़े बड़े संदेश दिए हैं। उन्हें संदेश दिया है, खबरदार अगर सरकार में कोई ईमानदारी से काम करेगा, अगर कोई ईमानदारी से काम करेगा केजरीवाल वाला हाल कर दूंगा तुम्हारा। उन्होंने संदेश दिया है। आम आदमी पार्टी जब आई थी, हमने आम लोगों को टिकट दिए। देश के युवाओं ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, अपनी तनख्वाह छोड़ दी, अपने धंधे बंद कर दिए, सब राजनीति में आ गए। सबको लगा कि अब हम देश बदलेंगे। हमारी पार्टी में सारे आम लोगों के लड़के लड़कियां, आम लोगों के बच्चे हैं, आम युवा हैं जिनको टिकट मिली। कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई कुछ बन गया। हमारी पार्टी के अंदर एक उम्मीद थी कि नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। मोदी जी ने संदेश दिया, खबरदार राजनीति में आए, केजरीवाल वाला हाल कर दूंगा तुम्हारा। देश के अंदर लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई थी। लोगों ने कहना चालू कर दिया था इस देश का कुछ नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी ने एक उम्मीद दी। स्कूल ठीक किया, अस्पताल ठीक किए, बिजली ठीक की, पानी ठीक किया, सड़कें ठीक की। आम आदमी पार्टी ने उम्मीद दी कि देश ठीक हो सकता है, देश सुधर सकता है। 140 करोड़ लोगों को उम्मीद बंदी की देश ठीक हो सकता है। मोदी जी ने केजरीवाल को गिरफ्तार करके 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। दोस्तों, एक साल पहले इनकी दिल्ली में सरकार आई थी। आज दिल्ली सरकार के भुक्तभोगी यहां सारे खड़े हैं। ये मेरे को भी इन्होंने भेजा है। इनके विजेंद्र गुप्ता जी ने ये ट्वीट करा था। ये ट्वीट है 11 नवंबर 2024 का। मैं सभी बस मार्शलों को आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में आते ही 60 दिनों के अंदर बस मार्शलों को नियमित कर देगी। होगा भाई नियमित? धोखेबाज विजेंद्र गुप्ता, धोखेबाज बीजेपी, धोखेबाज प्रधानमंत्री, धोखेबाज गृह मंत्री।
मेरे को याद है प्रधानमंत्री जी खुद आके कह के गए थे दिल्ली में कि 8 मार्च 2025 से दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में 2,500 आगे 2,500 रुपए। भाई अगर देश का प्रधानमंत्री झूठा हो तो उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है? फिर देश के लोग किसके पास जाएंगे? अगर देश का प्रधानमंत्री सरेआम स्टेज से खड़ा होकर झूठ बोलने लगे। आज यहाँ पे बस मार्शल आए हुए हैं, 10,000 बस मार्शल निकाल दिए, 10,000 डीटीसी कंडक्टर, डीटीसी ड्राइवर निकाल दिए इन लोगों ने, मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी निकाल दिए इन लोगों ने, डिम्स के कर्मचारी निकाल दिए इन लोगों ने, हॉस्पिटल में काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर निकाल दिए इन्होंने। अरे इतनी महंगाई में मुश्किल से नौकरी मिलती है। अगर 2 लोगों को नौकरी दे सको तो दे लो, नहीं तो कम से कम लोगों की नौकरी तो मत छीनो दोस्त। आज पूरी दिल्ली दुखी हो रही है इन लोगों से। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ गंदगी गंदगी हो रही है, लोगों के घर में काला पानी आ रहा है, पीने का पानी नहीं है। पहले हमारे टाइम में 24 घंटे बिजली मिलती थी, अब बिजली के लंबे लंबे पावर कट चल रहे हैं। पूरी दिल्ली बर्बाद हो गई। आज दिल्ली वाले याद कर रहे हैं, यार इससे तो केजरीवाल ही अच्छा था। आज चुनाव करा लो दिल्ली में, कितनी सीट आएंगी? आज चुनाव करा के देख लो दिल्ली में। कुछ लोग कहते हैं मोदी जी से देश नहीं संभल रहा, कुछ लोग कहते हैं मोदी जी को देश चलाना नहीं आता। मेरा कहना है दोस्तों, ना तो उन्होंने देश चलाना, ना उनका कोई इंटरेस्ट देश चलाने में, ना उनको सरकार चलानी। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। देश जाए भाड़ में उनकी बला से। उनको केवल एक ही चीज है, सत्ता की हवस है, केवल और केवल सत्ता चाहिए। सुबह से उठ के शाम तक मोटा भाई और मोदी जी केवल बैठ के ये देखते हैं कि सत्ता कैसे लेनी है। सत्ता के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं, तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं। इनको चाहे SIR करनी पड़े, चाहे वोटर लिस्ट से नाम काटने पड़े, चाहे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने पड़े, चाहे पैसे बांटने पड़े, चाहे साड़ियां बांटनी पड़े, चाहे लोगों को मरवाना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, इनकी बला से देश भाड़ में जाए। इनको केवल सत्ता चाहिए। मोदी जी आप सत्ता के लिए काम करो, केजरीवाल देश के लिए काम करेगा। दोस्तों, ये वही जंतर मंतर है जहां पे देश के लोगों ने हुंकार भरी थी और देश भर से कांग्रेस का सफाया हो गया था। आज जंतर मंतर का ये दिन ऐतिहासिक है। वो दिन भी याद है, वो दिन था 4 अप्रैल 2011। आज की तारीख नोट कर लेना। आज के बाद भारतीय जनता पार्टी की देश भर से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।